Okay, welcome back with the media ecology lecture number 2, and we are going to talk about media ecology and the change of media environment over the period of time. In the last lecture, we discussed about the centralized and decentralized media. We discussed about the prosumers and how we can create an impact on producer, particularly during the centralized media. So, in this lecture, we will talk more about the change in the environment. ठीक है जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हमने अब तक अंडरस्टैंड जो किया हुआ चीज़ जो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको सेंट्रलाइज्ड मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी. आपको प्रोज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. प्रोज्यूमर वो लोग होते हैं, एवरी यूजर इन दिस मीडिया कंटेंट इज अ प्रोज्यूमर, बिकॉज एवरी यूजर इज डूइंग व्हाट, कि वो प्रोड्यूस भी कर रहा है कंटेंट और कंज्यूम भी कर रहा है कंटेंट. ठीक है जी. अब हम इस अप्रोच को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और इकोलॉजी के एनवायरनमेंट को डिफरेंट चीज़ों के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. देखिए जी, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि मीडिया एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. सही है. और मीडिया एनवायरनमेंट चेंज होने से होता क्या है, देखें, याद रखिए, हमने जिस चीज़ को स्टडी करना है, कभी भी आप मीडिया इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें तो आप दो चीज़ों के ध्यान में रखें, कभी भी आप फंसेंगे नहीं इंशाल्लाह. कभी भी आप मीडिया इकोलॉजी की चेंजेस की बात करें तो आप बोलेंगे नंबर 1 इज हिस्टोरिकल चेंजेस, यानी कि ऐसी चेंजेस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि 19th सेंचुरी में मीडिया कैसे होता था, 17th सेंचुरी में कैसे होता था, 20th सेंचुरी में कैसे होता था, और 21st सेंचुरी में मीडिया कैसे हो रहा है. समझ रहे हैं मेरी बात. तो ऑटोमेटिकली बात क्या है, ये हिस्टोरिकल चेंजेस हैं. एक्चुअली मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, हर टाइम पीरियड मीडिया की इन्वायरमेंट को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता है. बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया डेवलप हुआ था तो लोगों ने कहा कि भाई फ्रीडम मिल गया लोगों को, अब आई कैन एक्सप्रेस एनीथिंग. और जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले लोग उसके गलत इस्तेमाल की तरफ जाते हैं. भाई एक ज़माना था जब फ़ोन आया था पाकिस्तान में तो लोग मिस कॉल्स मारा करते एक दूसरे को. ऐसे ही किसी का भी नंबर मिल जाएगा, मिस कॉल्स करेंगे, तंग कर रहा है कोई दूसरा बंदा. इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस ओवर देयर. तो ऑटोमेटिकली लोग फारिग लोग थे, कुछ भी कर सकते थे भाई. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर इसका सोल्यूशन ये आया कि आप नंबर ब्लॉक कर सकते हैं. साइबर क्राइम डेवलप हुआ. साइबर क्राइम का पता चला कि भाई इट्स अ साइबर क्राइम टू हैरास समवन एंड समथिंग लाइक दैट. तो हमें ये बात समझ में आती है कि हिस्टोरिकल चेंजेस कांस्टेंट लेवल के ऊपर आई हैं मीडिया के अंदर. सही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, एक और बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ आपको कि डिजिटल मीडिया जब एग्जिस्ट करता था, तो बहुत सिंपल सी बात है कि डिजिटल मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करूं कि जब वो डिजिटल मीडिया आया तो लोगों को लगता ये था कि, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ आती है इसके अंदर समझ में, कि जब दुनिया में फर्स्ट टाइम डिजिटल मीडिया डेवलप हुआ लोगों को लगा कि ये डिसेंट्रलाइज मीडिया है. लेकिन आज जाके पता चलता है कि भाई ये मीडिया भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है. वी कैन नॉट से दिस थिंग कि ये मीडिया 100% डिसेंट्रलाइज. अब क्या है, अब हमने कहा ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसेंट्रलाइजेशन की फॉर्म है. वी विल डिस्कस इट फर्दर कि हम किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. हमारे पास जो दूसरी चेंजेस की फॉर्म आती है वो आती है हमारे पास क्रॉस कल्चरल चेंजेस. रेगुलेशन में भी बिल्कुल बात कर सकते हैं हम. क्रॉस कल्चरल चेंजेस का मतलब ये होता है सोसाइटी टू सोसाइटी. हर सोसाइटी की अपनी इकोलॉजी होगी, अपना मीडिया इन्वायरमेंट बिल्ड किया जाएगा. सही है. अगर मैं बात करता हूँ, अब मेरी बात समझिएगा, टेक्निकल चीज समझिएगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा.
अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ कोरिया की, चाइना एक कंट्रोल्ड मीडिया इकोलॉजी की बात करता है, नॉर्थ कोरिया एक कंट्रोल्ड मीडिया इकोलॉजी की बात करता है, सही है। पाकिस्तान भी एक हद तक कंट्रोल्ड मीडिया इकोलॉजी की बात है, क्योंकि पंगे बहुत सारे हैं ना, लड़ाइयाँ हैं, फड्डे बहुत हैं, सही है। चाइना को वेस्टर्न वर्ल्ड से पंगा है, नॉर्थ कोरिया को वेस्टर्न वर्ल्ड से मसला है, पाकिस्तान को हर किसी से मसला है, सही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, सही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इनका नंबर बहुत टॉप के ऊपर है। इनकी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं है किसी के साथ, तो वो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी लड़ाइयाँ होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो होगा क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके ऊपर आपका दुश्मन जो है आपके लोगों को अपने मीडिया के थ्रू नैरेटिव बिल्ड करके कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड कर देगा आपके दिमाग में। आपके लोगों को, जैसे हमने रेगुलेशन में पढ़ा था 1857 के बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज में कन्वर्ट हुआ, तो उसने सबसे पहले जो पाबंदी लगाई वो मीडिया पे पाबंदी लगाई। क्यों? क्योंकि भाई वो मीडिया इकोलॉजी, उनकी कंट्रोल मीडिया इकोलॉजी डेवलप करनी थी उन्होंने। कंट्रोल मीडिया इकोलॉजी का मतलब है कि मैसेज जो है वो कंट्रोल लेवल के ऊपर जाए, हर बंदा मैसेज अपना फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो जनाब हमने ये बात अंडरस्टैंड की इसके अंदर कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी मीडिया इकोलॉजी और मीडिया एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को इसके हवाले से। एक्चुअली आप समझ लें, मैं आपके साथ टेबल ऑफ कंटेंट शेयर कर रहा हूं जो हमने मीडिया इकोलॉजी में डिस्कस करना है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज हमारे पास होंगी जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके जी, तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कोर मीडिया इकोलॉजी थ्योरी। हम सबसे पहले मीडिया इकोलॉजी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि मार्शल मैक्लुहान और नील पोस्टमैन के व्यूज़ के साथ लिंक होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी डिटेल्ड थ्योरी होगी। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ वेब के साथ इस चीज़ को लिंक करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ वेब का मतलब है वेब 1.0, 2.0, 3.0, जो आज के एरा के अंदर वेब 3.0 के अंदर चीज़ें चल रही हैं, ब्लॉकचेन वगैरह, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ विकीनॉमिक्स। एग्जैक्टली, काफ़ी हद तक उससे लिंक्ड है। फिर थ्योरी ऑफ वी थिंक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर लॉन्ग टेल थ्योरी, यस, चार्ल्स लेडबीटर ने दी थी, सॉरी क्रिस एंडरसन ने दी थी ये वाली थ्योरी। फिर आगे आते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेटफ्लिक्स केस स्टडी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो सबसे एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज है हमारी डिजिटलाइजेशन की वजह से, ठीक है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं डिजिटल ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के अंदर, यानी कि हम इसके कुछ नेगेटिव एरियाज की भी बात करेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजिटलाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स बिल्ड हुए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन ऑल द थिंग्स लिंक्ड विद द डिजिटलाइजेशन। और पेसिमिज्म का मतलब ये होता है कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हमारे पास डिजिटलाइजेशन के बाद डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली केस स्टडीज रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया।
हम डिफरेंट डिजिटल मीडिया के हवाले से केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली जैसे जिस तरह से हम बात करेंगे, जो पर्टिकुलरली जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो ये कि हाउ द डिजिटल मीडिया इज ऑल्सो सेंट्रलाइज एट सम एक्सटेंट, ठीक है, एंड हाउ द ब्लॉकचेन एंड ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज आर नॉट सेंट्रलाइज एज कंपेयर टू द डिजिटल मीडिया। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी आगे लेके चलने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एक कोर आइडिया था। देखो अब मैंने जो आपको इससे पहले समझाया, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मीडिया का पूरा आपको सिलसिला समझाया था, उसकी वजह यही थी ताकि आपको समझ में आए कि मीडिया इकोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मीडिया इकोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि मीडिया इकोलॉजी के अंदर एक कॉन्स्टेंट चेंज का सिनेरियो है जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हुए आ रहे हैं। सही हो गया जी, यहाँ तक समझ में आती है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। ये कोर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब ये होता है डेवलपमेंटल चेंजेस, सही है। एक्चुअली ये दोनों ही चेंजेस होती हैं, बट जो एवोल्यूशन होता है वो एक कांस्टेंट चेंजिंग प्रोसेस का नाम होता है। कांस्टेंट चेंजिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक कांस्टेंट एवोल्यूशन का शिकार होती है। क्या होती है? कांस्टेंट एवोल्यूशन का। एक ओवरनाइट चेंज, यानी कि अगर आप चेंज इन सिस्टम, अगर मैं कहूं कि यार सिस्टम के अंदर एक ओवरनाइट चेंज आ गया है, पूरा मैकेनिज्म ही चेंज हो गया है, सही है, तो मैं कहूंगा इट्स अ रेवोल्यूशन, सही है। हमारे पास अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं तो चीजें रेवोल्यूशनाइज हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर आज की हमारी दुनिया के लिए फोनेटिक अल्फाबेट्स का इजाद होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज की दुनिया, आज का मीडिया उससे कहीं आगे बढ़ चुका है, सही है। लेकिन आप सोचो आज से 10,000 साल पहले जब लोगों को लिखना भी नहीं आता था, सही है, उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उनके लिए लैंग्वेज का, अल्फाबेट्स का इजाद होना कितनी बड़ी डेवलपमेंट थी। एक वो दौर है जब लोग अपनी बातें सिर्फ लिख कर कह सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का इजाद होना कितनी बड़ी बात थी, सही है। तो आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर सिस्टम के अंदर रेवोल्यूशन को स्टडी करते हो, सही है। बट शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर आप कांस्टेंट एवोल्यूशन देखते हो सिस्टम्स के अंदर, सही है। जब आप किसी भी चीज का, इकोलॉजी का शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हो तो आपको क्या नजर आता है? उसके अंदर एक कांस्टेंट एवोल्यूशन नजर आती है। लाइक वेब सिस्टम्स हैं, तो वेब सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। वेब सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चीजों के अंदर एक कांस्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है मीडिया इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले। अगर हम इस इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलते हैं तो हमें नजर आता है कि देयर इज अ कांस्टेंट एवोल्यूशन इन द मीडिया सिस्टम्स, ठीक है। और हम सिर्फ उस चीज को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में होगा क्या, सही है। इकोलॉजी को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, देखें मीडिया इकोलॉजी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। एक्चुअली दुनिया में जितने विजनरी लोग थे, ठीक है, उन्होंने एक ट्रेंड को अंडरस्टैंड किया। एक पास्ट देखा मीडिया का, एक उन्होंने प्रेजेंट देखा मीडिया का, और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर को एंटिसिपेट किया। हम आज से 10 साल पहले अगर ये बात बोलें कि हम मशीन से बातें कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम मशीन को एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल के तौर पे काउंट करें, तो लोग मजाक बना देंगे, यार पागल हो गया यार, हो सकता है लेकिन आई डोंट थिंक सो, लोग ऐसे। एग्जैक्टली आज की दुनिया के अंदर हम सिरी से बातें करते हैं, सही है।
अगर आपने मीडिया इकोलॉजी को अच्छे से समझना है, सही है, तो आपने एक चीज़ देखनी है, वो है दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। अब एग्जैक्टली दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द मीडिया इकोलॉजी। मैंने उसकी वीडियो कवर की है, इंशाल्लाह मैं जल्द उसको पोस्ट करूंगा, और अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन के अंदर उसको लिंक कर दूं उसकी पूरी वीडियो को, कि उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंटिसिपेट किया व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। पर्टिकुलरली उन्होंने दुबई के फ्यूचर को डिफाइन किया है कि भाई दुबई का फ्यूचर होगा क्या, कार कैसे फ्लाइंग करेंगे, इंसान कैसे हवाओं में उड़ रहे होंगे, कि क्या चीज़ पॉसिबिलिटी हो, सही है। एग्जैक्टली, यू हैव बीन टू देयर? Okay. Of the whole, like, If you, whenever you go to Dubai, just try to get an appointment because बहुत difficult होता है उसका पास लेना। अच्छा, ऑनलाइन लेना आपने देखा है? That's a very good thing। तो आपके लिए बहुत लिंक कर पाओगे आप जिसने म्यूजियम का फ्यूचर देखा है, वरना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा विद इन अ वीक उसकी वीडियो को एडिट करके आपसे शेयर करूँ। चले यार, फील फ्री, डन करें, डन मेरी तरफ से तो बिल्कुल डन है। कब जब कराना है कॉलेज से बात कर लो, डन कर लो। ज़्यादा महंगा नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए की ट्रिप पड़ेगी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, सही है, ठीक है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक्चुअल में अंदर आपको ये डिफाइन करता है कि आप एंटिसिपेट करते हो, सही है। देखो, एंटिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले देखते हो कि पहले मीडिया क्या था, आप आज का मीडिया देखते हो और फिर कहते हो कि फ्यूचर के अंदर दुनिया किस तरह से हो। सेम केस गोज विद द मीडिया ऑल्सो। उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया हुआ है। आप बोलोगे कि भाई पहले ज़माने में, अब क्या है, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया का मतलब क्या है कि आप सिरी से बैठ के मुसलसल बैठ के बातें कर सकते हो। हाय सिरी, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, ठीक है। यू कैन टॉक लाइक दैट बिकॉज दैट्स एन इंडिविजुअल। अब वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, आज की दुनिया का एक कॉन्सेप्ट समझ लें, हाउ AI वर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है मीडिया इकोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ देखो, 3 चीज़ें हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। AI पहले सेंस करता है। क्या करता है बेटा? सेंस, सही है। अब अगर मैं बात करता हूं, अच्छा, अब क्या करता है, पहले AI क्या करता है, कोई भी चीज के थ्रू वो सिनेरियो को सेंस कर रहा होता है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। पहले वो अपनी एग्जिस्टिंग सेंसर के थ्रू उस चीज को सेंस करने की कोशिश करता है कि यार सिनेरियो हो क्या रहा है। अब उसके पास सेंसर भी लगे हुए हो सकते हैं, सही है, सेंसर भी लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। उसके पास कोई भी चीज़, देखो जिस तरह से इंसान के पास सेंसेस होते हैं ना, सेंसेस का मतलब क्या है, वी कैन स्मेल एनीथिंग, वी कैन फील एनीथिंग, वी कैन टच एनीथिंग। तो आपका जो AI भी होता है उसके पास भी सेंसर लगे हुए होते हैं और ये तमाम चीज़ें वो एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे घरों के अंदर मोशन सेंसर्स के ऊपर हमारी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं, सही है। तो वो ऑन और ऑफ कैसे होती है, उनको वो सेंस कर रहा है। सेंसर क्या कर रहा है, फील कर रहा है कि कोई बंदा यहाँ पर आ गया। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई उसके ऊपर ठीक है, यानी कि आप किसी जगह पे और फौरन से लाइट खुल जाए, बोलो यार समवन इज हियर, ऐसी फील आती है आपको। एग्जैक्टली, कंप्यूटर इज हियर, बात दरअसल ये सेंस। फिर वो क्या करता है, सेकंड लेवल पर एनालाइज करता है। क्या करता है बेटा? अब वो एनालाइज कैसे करेगा? एनालाइज करने के लिए, देखो मेरी बात सुनो, एनालाइज करने के लिए उसके पास प्रीवियस डेटा होना बहुत जरूरी है, सही है। एक्चुअली इंसान भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैंने अलिशबा को देखा, मेरी मेमोरी के अंदर एनालिसिस हुआ कि यार ये मेरी एक स्टूडेंट है, अब मैं वैसे ही बिहेव करूंगा। अब कोई और खातून अलिशबा का टैग लगा के आ जाए, मैं उनसे बहुत बोलूँगा, हाँ कैसी हैं आप, ठीक है मैं मेरा सिस्टम के अंदर गया डेटा, भाई कौन है पता करो कौन है। डेटा कह रहा है नॉट एबल टू रिकग्नाइज। यही वाली कहानी होती है जब बच्चे बहुत सारे मास्क पहन के घूम रहे होते थे, मॉल में मिल जाते थे मास्क के बगैर, हेलो हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप, और बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। अब मेरा डेटा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, फिगर इट आउट हु इज दिस सही है। अब मेरा प्रोसेसर चल रहा है, लेकिन मेरे प्रोसेसर के पास डेटा ही नहीं। एग्जैक्टली, रिश्तेदारों के साथ भी होता है कि आपने सेंसर ने सेंस कर लिया,
कितने अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, कोई जानने वाले ही होंगे, लेकिन डेटा एनालाइज, आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर डेटा वॉर्स चल रही हैं। हर कंपनी चाहती है उसका डेटा सिक्योर हो, साउंड हो और एग्जिस्ट भी करता हो। सही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो, मीडिया इकोलॉजी के फ्यूचर की बात कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो आपको एआई की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो पहले उसने सेंस किया अपने सेंसर के थ्रू, अपने डेटा के थ्रू उसको एनालाइज किया, और फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर वो एक्ट करेगा, एक्शन करेगा। ऐसा ही होता है। सिमरन बेटा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर वो इल्यूजन वाले रूम में आप गई थी जहाँ पे आप स्टेप रखती थी, तो वो चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती थी। एग्जैक्टली। अब वो सीन क्या था, सबसे पहले उसके सेंसर ने सेंस किया, एनालाइज किया कि भाई स्टेप पड़ा है, कितना बड़ा स्टेप हुआ, इतना बड़ा स्टेप हुआ। अब उसने एक्शन करके उस जगह को खोल दी। ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या है, अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है सेंस, एनालाइज एंड एक्ट, तो आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस चल क्या रहा है। लोगों के नजदीक ये जादू होगा। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है। सीरी को आपने बोला हाय सीरी हाउ आर यू, जस्ट टेल मी व्हिच सॉन्ग इज दिस, तो उसने क्या किया, उसके सेंसर ने आपका स्पीकर का एक्सेस हासिल किया हुआ है, गाना सुना कौन सा चल रहा है। सही है, क्लियर होगी बात। जब गाना उसने सुना, सही है, तो ऑटोमेटिकली अपने डेटा में गया, उस डेटा को उसने, उसके सेंसर ने क्या कर दिया, उसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। अब वो उस फ्रेज को नॉर्मल तरीके से सर्च करेगा, उसका इंजन एनालाइज करेगा, और फिर वो आपको बता देगा भाई ये गाना। आप बोलोगे वाह ये तो जादू हो गया। एग्जैक्टली। आप बोलोगे ये तो भाई मेरे साथ जादू हो गया। समझ आई बात। तो ऑटोमेटिकली ये जो जादू है एक्चुअली वो द गेम ऑफ एनालिसिस है। ये जादू दरअसल गेम ऑफ एनालिसिस है, क्या एनालाइज कर रहे हैं और उस एनालिसिस के ऊपर वो अपना एक्शन बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोर बेसिक आइडिया ऑफ हाउ एआई वर्क्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस लेक्चर in lecture number 3.